Hello everyone. Welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services. शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की पहली टॉपिक है लाइव स्टॉक सेंसस। रिसेंटली लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की ब्रीड वाइज रिपोर्ट को रिलीज किया गया। ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस के ऊपर बेस्ड है। इस रिपोर्ट को डिटेल में समझने से पहले हम देखेंगे क्या है लाइव स्टॉक सेंसस। सेंसस है तो हम समझ सकते हैं कि काउंटिंग इन्वॉल्व है। लाइव स्टॉक सेंसस में डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो घरों में जो लोग पोजेस करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, या फिर जो नॉन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस या फिर इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे एनिमल्स हैं, इन्हें काउंट किया जाता है। ये बोथ रूरल एरिया और अर्बन एरिया में इन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को काउंट किया जाता है अंडर लाइव स्टॉक सेंसस। तो यानी इसमें सारे एनिमल्स जिन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है ये कवर हो जाते हैं। इंडिया में लाइव स्टॉक सेंसस पीरियोडिकली कंडक्ट किया जा रहा है सिंस 1919-20। अभी तक टोटल 20 लाइव स्टॉक सेंससेस कंडक्ट किए जा चुके हैं। 19वीं जो लाइव स्टॉक सेंसस है इसे 2012 में कंडक्ट किया गया था और जो 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस है इसे 2018 में कंडक्ट किया गया। 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो है इसमें ब्रीड वाइज एनिमल्स और पोल्ट्री बर्ड्स को काउंट किया गया। इसमें डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को काउंट किया गया, जिसमें कैटल, बफेलो, याक, शीप, गोट, हॉर्स, म्यूल, डंकी, पिग, कैमल, डॉग, रैबिट, एलिफेंट एटसेट्रा आते हैं। इसके अलावा इसमें पोल्ट्री बर्ड्स को भी काउंट किया गया, जिसमें कई सारी स्पीशीज हैं जैसे कि डक। 20th लाइव स्टॉक सेंसस में पहली बार डेटा को ऑनलाइन कलेक्ट किया गया। डेटा कलेक्ट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एटसेट्रा। फील्ड ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें इन्वॉल्व किया गया। अब 20th लाइव स्टॉक सेंसस की कुछ इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स को देख लेते हैं। इंडिया की जो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो है 535.78 मिलियन। 2012 की जो लाइव स्टॉक सेंसस थी उसमें जो पॉपुलेशन थी लाइव स्टॉक की उससे इस बार इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में बाय 4.6%। इसके अलावा टोटल बोवाइन पॉपुलेशन जो है जिसमें कैटल, बफेलो, मिथुन, याक आते हैं उसमें भी इस बार बढ़ोतरी देखी गई है बाय 1% प्रीवियस सेंसस की तुलना में। पॉपुलेशन जो है वो है 302.79 मिलियन। अगर सिर्फ कैटल की बात करें तो उसमें भी इंक्रीज हुआ है इन पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सेंसस बाय 0.8%। अभी टोटल नंबर ऑफ कैटल कंट्री में 192.49 मिलियन है। क्रॉस ब्रीड कैटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो अराउंड 50.42 मिलियन है और जो इंडिजिनस इंडिया के खुद के कैटल ब्रीड्स हैं वो अराउंड 142.11 मिलियन है। 2012 से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की जो इंडिजिनस फीमेल कैटल पॉपुलेशन है उसमें भी इंक्रीज हुआ है बाय 10%। क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो कैटल पॉपुलेशन है उसमें भी इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस सेंसस बाय 26.9%। एग्जैक्ट परसेंटेजेस को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, और अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो जानना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम टोटल इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें डिक्लाइन हुआ है बाय 6% इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सेंसस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो इंडिजिनस फीमेल कैटल पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हुआ है बाय 10%, लेकिन टोटल इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है बाय 6%। 2007 और 12 के बीच में भी इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुई थी विच वाज अराउंड 9%, और फिर से 2012 और 19 के बीच में भी इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन में डिक्लाइन आई है बट इट इज़ बाय 6% नाउ। ऐसा लग सकता है कि काउ प्रोटेक्शन की इतनी सारी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ा होगा, बट ऐसा नहीं है। 2012 और 19 के बीच में इंडिजिनस कैटल पॉपुलेशन की जो नंबर्स हैं वो कम हुई हैं। 2012 की तुलना में 2019 में टोटल बफेलोज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है बाय
2.1%। टोटल मिल्क एनिमल्स जो हैं, मिल्क एनिमल्स यानी ऐसे एनिमल्स जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी इंक्रीज देखा गया है बाय 6%। इट इज़ अराउंड 125.34 मिलियन। शीप की पॉपुलेशन में भी काफ़ी इंक्रीज देखी गई है, अराउंड 14.1% की इंक्रीज हुई है शीप पॉपुलेशन में। गोट पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें भी 10.1% इंक्रीज हुआ है गोट पॉपुलेशन का इन कंपैरिजन टू 2012। पिग्स की बात करें तो इसमें डिक्लाइन देखा गया है पिग के पॉपुलेशन में बाय 12.03%। दूसरे जो लाइफ स्टॉक है जिसमें मिथुन, याक, हॉर्सेस, पोनीज, म्यूल, डंकीज, कैमल आते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन जो है वो अराउंड 0.23% है। तो टोटल काउंट इसमें आता है 1.24 मिलियन। पोल्ट्री की पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें भी इंक्रीज देखा गया है अराउंड 16.8% का। बैकयार्ड पोल्ट्री की अगर बात करें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है इन पॉपुलेशन, विच इज़ अराउंड 46%। बैकयार्ड पोल्ट्री यानी जिसमें घर पे ही रूरल इंडिया में एग और दूसरे रिसोर्सेस, मीट, इसके लिए डोमेस्टिकेट किया जाता है बर्ड्स को, इसी को कहते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। कमर्शियल पोल्ट्री जो जिसमें स्लॉटर करने के लिए एग्स और दूसरे रिसोर्सेज के लिए बर्ड्स को कमर्शियली इन्हें पाला जाता है, इसमें भी इंक्रीज देखा गया है बाय 4.5%। पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 534.74 मिलियन है। इन सारी फिगर्स को पीआईबी ने काफ़ी डिटेल में रिलीज़ किया है, तो इसकी जो ट्रेंड है इसे जानना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप 20वीं लाइफ स्टॉक सेंसस के अनुसार जो पॉपुलेशन है डिफरेंट स्पीशीज़ की, मेजर स्पीशीज़, उसकी परसेंटेजेस को देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे देख सकते हैं कैटल 35.94%। इसके अलावा है फिर उसके बाद है गोट 27.80%, फिर है बफेलो 20.45%, फिर है शीप 13.87%, फॉलोड बाय पिग। तो कैटल, गोट, बफेलो, शीप एंड देन पिग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड रहा है 2012 के सेंसस की तुलना में। कैटल, बफेलो, शीप, गोट, इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है, वहीं पिग की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। अगेन मिथुन की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन याक, हॉर्सेस एंड पोनीज, म्यूल, डंकी, कैमल, इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है। लेकिन अगर हम टोटल लाइफ स्टॉक की बात करें, टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में इंक्रीज देखी गई है 4.63% की। इस बार के सेंसस में देखा गया है कि कैटल की जो पॉपुलेशन है इसकी ईस्टवर्ड शिफ्टिंग हुई है। वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है इन 2019। वेस्ट बंगाल इज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। 2012 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैटल की पॉपुलेशन थी, लेकिन 2019 तक आते आते कैटल की पॉपुलेशन में गिरावट देखी गई है बाय ऑलमोस्ट 4%। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ पे भी कैटल पॉपुलेशन में डिक्रीज देखा गया है। 2012 और 19 के बीच में जिन स्टेट्स में कैटल पॉपुलेशन की मैक्सिमम इंक्रीज देखी गई है उनमें आते हैं वेस्ट बंगाल, increased by 15.18%, then Bihar 25.18%, and then Jharkhand 28.16%। इन अ नटशेल आप देख सकते हैं जिन स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है कैटल पॉपुलेशन का वो है वेस्ट बंगाल, इसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा है बिहार, झारखंड, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जिन स्टेट्स में कैटल पॉपुलेशन की गिरावट देखी गई है उनमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में भी कैटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि कमर्शियल पोल्ट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है बाय जस्ट 4.5%, वहीं पे बैकयार्ड पोल्ट्री की इंक्रीज हुई है बाय 46%। और पोल्ट्री पॉपुलेशन में जो लीडिंग स्टेट है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम, हरियाणा, केरला, ओडिशा। और लार्जेस्ट ग्रोथ देखा गया है पोल्ट्री पॉपुलेशन में बिटवीन 2012 एंड 2019, वो है असम। 71.63% इंक्रीज हुई है पोल्ट्री पॉपुलेशन में
असम में, लेकिन लीडिंग स्टेट जहाँ पे पोल्ट्री पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो है तमिलनाडु। अब जो रिसेंटली ब्रीड वाइज रिपोर्ट निकल के आई है लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री की, जो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस के ऊपर ही बेस्ड है, उसकी कुछ मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं। ब्रीड वाइज रिपोर्ट को निकालने के लिए उन स्पीशीज को सिलेक्ट किया गया है जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो क्रॉस ब्रेड एनिमल्स हैं वो अराउंड 26.5% है टोटल कैटल पॉपुलेशन की, और 73.5% जो है वो इंडिजिनस कैटल ही है। क्रॉस ब्रेड कैटल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है क्रॉस ब्रेड जर्सी की, अराउंड 49.3%। वही अगर इंडिजिनस कैटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है गिर, लखीमी और साहिवाल ब्रीड्स की। फेलो पे अगर आए तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिलने वाली मुर्रा ब्रीड की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 42.8%। वही अगर शीप की बात करें तो कॉरिडेल जो ब्रीड है वो 17.3% है एग्जॉटिक ब्रीड्स में, और इंडिजिनस इंडिया के ही जो शीप ब्रीड्स हैं उसमें नेल्लोर ब्रीड जो है वो सबसे ज़्यादा, इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 20%। गोट्स की बात करें तो अराउंड 28 इंडिजिनस ब्रीड्स हैं इंडिया में। ब्लैक बंगाल ब्रीड जो है ये, इस गोट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है अराउंड 18.6%। वही पिग्स की बात करें तो क्रॉस ब्रेड पिग जो एग्जॉटिक पिग है वो 86.6% है, जिसमें यॉर्कशायर पिग जो है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 8.4%, और इंडिजिनस पिग्स जो हैं उसमें दूम ब्रीड जो है इसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है अराउंड 3.9% ऑफ द टोटल पिग पॉपुलेशन। हॉर्स और पोनीस की अगर बात करें तो मारवाड़ी ब्रीड जो है हॉर्स की, इसकी पॉपुलेशन 9.8% सबसे ज़्यादा है। डोंकीज में स्पीटी ब्रीड जो है हिमाचल प्रदेश की, उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है 8.3%। कैमल में ऑफ कोर्स बीकानेरी ब्रीड जो है वो, उसकी कंट्रीब्यूशन है अराउंड 29.6%, अराउंड 30%। और पोल्ट्री की अगर बात करें तो उसमें देसी फॉल जो है असील ब्रीड, इसी की सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है बोथ इन बैकयार्ड पोल्ट्री एंड कमर्शियल पोल्ट्री फार्म। यहाँ पे हमने 20th लाइफ स्टॉक सेंसस को पूरे डिटेल में कवर किया। काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स थी लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अगली टॉपिक है क्वाड। अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखा गया बिटवीन चाइना, जापान एंड रशिया बिकॉज ऑफ देयर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। जापान के टोक्यो के साउथ में चाइनीज एयरक्राफ्ट्स का प्रेजेंस भी देखा गया। अभी सबकी नज़र टिकी है क्वाड समिट पे जो 24 मई में होने वाला है, कि किस तरीके से सब कंट्रीज़ जो है वो इंडो पैसिफिक में चाइना की जो बढ़ती हेजेमनी है इसे कम कर सकते हैं। यूएस नेवी जो है कंटिन्यूसली खुद को अपग्रेड कर रही है। जापान के योकोसुका बेस में यूएस वॉरशिप्स जो हैं मौजूद है। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो विक्रमादित्य जो है वो भी ऑपरेशनल होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो खुद को स्ट्रेंथन कर रही है टू काउंटर चाइना। आते हैं क्वाड पे। क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें 4 कंट्रीज आते हैं। एक है यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है, कोई इंटर गवर्नमेंटल या कुछ और फोरम नहीं है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम। सबसे पहले ये ग्रुप जो है इंटरैक्ट किया था इन द ईयर 2007 ऑन द साइडलाइंस ऑफ आसियान। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने 2007 में क्वाड को फॉर्मलाइज किया। ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है बिटवीन दीज 4 नेशंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस, और इसे बनाया गया था टू काउंटर चाइना एंड इट्स हेजेमनी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो चाइना के अगेंस्ट इसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को काउंटर करने के लिए क्वाड जो है उसे बनाया गया। ये एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अरेंजमेंट है। चाइना ने इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है कई बार, ये कह के कि क्वाड जो है ये कुछ नहीं और एक एशियन नेटो है। चाइना तो रेगुलर बेसिस पे थ्रेट्स देती रहती है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उसकी कई ज़्यादा स्कर्मिशेस होती रहती हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्वाड ने खुद को एक्सपैंड किया है। रिसेंटली क्वाड ने एक मैकेनिज्म को क्रिएट किया है टू एस्टैब्लिश अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर।
इंटरनेशनल रूल्स को सभी कंट्री सम्मान करे, उसकी कंप्लायंस हो, यही इम्पोर्टेंट है अंडर दिस मैकेनिज्म। और 2008 में इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि क्वाड को ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया था, लेकिन 2020 में यूएस, जापान और इंडिया की जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है उसे एक्सपैंड किया गया और उसके साथ ही फिर से ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड को भी ज्वाइन कर लिया। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना क्वाड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा पूरे इंडियन ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, अभी और कोल्ड वॉर तो रहा नहीं है, फिर से एक और बाइपोलर वर्ल्ड तैयार ना हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो रूल बेस्ड रहना चाहिए सब कुछ। यही सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वाड की। लेकिन इंडिया को एक दिक्कत है कि बार बार ये जो कहा जाता है कि क्वाड इज एन एंटी चाइना अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज स्पेशली बाय यूएस, इसे एम्फसाइज किया जाता है, इससे इंडिया थोड़ा अनकंफर्टेबल है विद दिस कंसेप्शन। क्वाड को बनाने की बात सबसे पहले 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद ये बात उठी थी और तभी ये डिसाइड किया गया था कि एक इनफॉर्मल अलायंस बनाया जाएगा डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स के ऊपर कोलैबोरेट करने के लिए, और तभी से जेनेसिस हुआ क्वाड के फॉर्मेशन का। भी रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी को ये पूछा गया था कि क्वाड का एग्जैक्टली क्या रेलेवेंस है, ये चाइना को काउंटर करती भी है या नहीं। तो इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये क्लियर किया है कि क्वाड जो है ये कोई एशियन नेटो नहीं है और इसीलिए ये कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी को कमिट नहीं करती है। क्वाड का जो एजेंडा है ये ब्रॉड है, इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस एक्सपर्टीज, इन सब के ऊपर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्वाड के एजेंडा में आती है। इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी बनी रहे, किसी भी कंट्री का इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना हो, लॉन्ग टर्म में चाइना को डिटर करना, यही स्ट्रेटेजी है क्वाड की। इंडिया के इन सब कॉन्ट्रडिक्शंस के बाद ही रिसेंटली यूएस ने अनाउंस किया है ऑकस। ऑकस जो है ये एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए पर्टिकुलरली इसे बनाया गया है। इट इज़ बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। इसमें बेसिकली यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा विथ ऑस्ट्रेलिया। अभी इम्पॉर्टेंट है देखना कि इंडिया चाइना के असर्टिवनेस के अगेंस्ट कोई अग्रेसिव स्टेप लेती है यूजिंग क्वाड या नहीं। इसके लिए कई सारी लॉन्ग स्टैंडिंग जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कैलकुलेशंस है, इसे इंडिया को करना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की हेजेमनी जो है वो ना बनी रहे, इसके लिए इंडिया क्या कर सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जूट इंडस्ट्री। अभी रिसेंटली कैलकाटा हाईकोर्ट ने जूट कमिश्नर को ये डायरेक्ट किया है कि रॉ जूट की जो रेट है इसे रिव्यू किया जाए और रिफिक्स किया जाए। इशू को देखते हैं ब्रीफली। सबसे पहले वेस्ट बंगाल की जो जूट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है। इट इज़ इम्पैक्टिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एंड फार्मर्स। दिक्कत ये है कि रॉ जूट की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या है और उसकी फाइनल आउटपुट जो है उसकी क्या रेट है। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो रॉ जूट को फार्मर्स से प्रोक्योर करती है एट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, विच इज़ अराउंड 4,750 रुपीज़ पर क्विंटल। अभी जब ये मिल तक जाती है जूट प्रोसेस होने के लिए, वहाँ पे जाते जाते इसकी प्राइस हो जाती है अराउंड 7,200 रुपीज़ पर क्विंटल। लेकिन फाइनल कैप है कि 6,500 रुपये पर क्विंटल के ऊपर प्राइस नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जाके मिल में ये सोल्ड ऑफ होती है। और इसकी जो रीज़न है कि जो फार्मर है वो डायरेक्टली मिल के साथ वो डील तो नहीं कर पाते, डायरेक्टली उनका रॉ मटेरियल तो जूट मिल्स फार्मर से डायरेक्टली नहीं लेते। इंस्टेड ऑफ दैट मिडिल मैन जो होते हैं और ट्रेडर्स जो होते हैं वो प्रोक्योर करते हैं रॉ जूट को फार्मर्स से और फिर मिल तक पहुंचाते हैं। तो इससे जो फार्मर्स हैं उन्हें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है। कई सालों से हम जानते हैं जूट इंडस्ट्री इंडिया की काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। जूट सेक्टर जो है ये अराउंड 3.7 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में और अराउंड 40 लाख
फार्मर फैमिलीज को सस्टेन भी करता है। 2016 की डेटा देखें तो अराउंड 93 मिल्स हैं, जूट मिल्स हैं इंडिया में। इसमें सबसे ज़्यादा 70 जूट मिल्स तो सिर्फ बंगाल में ही है। तो बंगाल इज राइटली कॉल्ड दी हब ऑफ इंडियाज जूट इंडस्ट्री, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज इन ह्यूज क्राइसिस एंड मेनी मिल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग। इंडिया की जूट इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया इज फॉलोड बाय बांग्लादेश। इंडिया में प्राइमरीली जूट को ग्रो किया जाता है इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश। इंडिया की जूट इंडस्ट्री जो है ये अराउंड 150 साल पुरानी है। जूट क्रॉप पे आते हैं। जूट क्रॉप की सीड्स को सो किया जाता है अराउंड बिटवीन अप्रैल एंड मई, और जुलाई और अगस्त के बीच में से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जूट जो है ये बहुत ज़्यादा एक यूजफुल क्रॉप है क्योंकि इसकी सभी पार्ट्स जो हैं वो यूज़ हो जाती हैं। इसकी लीव्स जो है ये वेजिटेबल मार्केट्स में इसे सेल किया जाता है। इसके अलावा जूट प्लांट की जो स्टेम होती है, इसकी जो आउटर लेयर है, उससे फाइबर प्रोड्यूस किया जाता है और ये इससे जूट प्रोडक्ट्स बनते हैं। लीव्स जो है हमने देखा कि उसे कुक किया जा सकता है, और इसकी जो इनर वुडी स्टेम है इसे पेपर मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जूट क्रॉप की जो रूट्स हैं, इसे अगर क्रॉप के हार्वेस्ट होने के बाद ग्राउंड में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जब नेक्स्ट क्रॉप होता है उसकी ईल्ड भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जूट क्रॉप। राइस के कंपैरिजन में जूट क्रॉप को काफ़ी कम पानी लगता है। वाटर रिक्वायरमेंट और फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ये दोनों ही बहुत कम है। ऑल्सो जूट क्रॉप जो है ये काफ़ी ज़्यादा पेस्ट रेसिस्टेंट है। इसके अलावा इसकी ईल्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एज ए रिज़ल्ट मॉनिटरी रिटर्न्स भी ज़्यादा है। पैडी को जब हार्वेस्ट किया जाता है, जो उससे जितना प्रॉफिट होता है जूट से उसका दुगना प्रॉफिट होने के पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 1 एकड़ में, लैंड के 1 एकड़ में 9 क्विंटल्स ऑफ फाइबर प्रोड्यूस होता है। जूट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब एक मटेरियल कितना ज़्यादा लोड को ले सकती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जूट की बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी ईज ऑफ ब्लेंडिंग है, बहुत जल्दी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है दूसरे फाइबर्स के साथ, सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टैटिक चार्जेस इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से डेवलप नहीं होते, तो ऑफकोर्स हीटिंग भी नहीं होगी उतनी जल्दी इससे। तो जूट को कई चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल इंसुलेशन में यूज़ किया जा सकता है, फ्लोरिंग, गारमेंट्स बनाने के लिए, रोप्स, रग्स, गनी बैग्स हमें पता है, हैंडीक्राफ्ट्स, कर्टेन्स, कारपेट बैकिंग्स, पेपर, सैंडल्स, कैरी बैग्स, फर्नीचर, एक्टिवेटेड कार्बन पाउडर और जियो टेक्सटाइल्स को बनाने के लिए भी जूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जियो टेक्सटाइल यानी ऐसी फैब्रिक्स जो जियो टेक्निकल एप्लीकेशंस में जिनका यूज़ हो। फॉर एग्जांपल रोड और रेलवे में जो एम्बैंकमेंट लगते हैं साइड में, उसे करने के लिए, या फिर कोस्टल एरियाज़ में जो प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स लगते हैं उसमें जो फैब्रिक का यूज़ होता है उसके लिए। तो कई सारी इसकी मतलब जियो टेक्सटाइल्स की कई सारी फंक्शंस हैं। फिल्ट्रेशन, ड्रेनेज, सॉइल लेयर्स को सेपरेट करके रखना, किसी जगह को स्टेबलाइज करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, तो इसे कहते हैं जियो टेक्सटाइल्स। और इन्हीं जियो टेक्सटाइल्स को बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ है कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से जियो टेक्सटाइल का यूज़ किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, और कई सारी कमिटीज़ ने ये कहा है कि जूट इंडस्ट्री जो है इसमें बेसिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और एक गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन को लाने की ज़रूरत है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। टेम्परेचर्स जो है 25 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% टू 90% जो है ये फेवरेबल होती है सक्सेसफुल जूट कल्टीवेशन के लिए। इसके अलावा जूट को एनुअल रेनफॉल जो है वो 160 से 200 सेंटीमीटर्स की एनुअल रेनफॉल इसे ज़रूरत होती है। एलुवियल और लोमी सॉइल जिसकी पीएच रेंज जो है वो 4.8 और 5.8 के बीच में है, मतलब एसिडिक नहीं है, यही बेस्ट होता है फॉर जूट कल्टीवेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि वाटर लॉगिंग
और कॉन्स्टेंट रेनफॉल जो है इट्स हार्मफुल फॉर जूट। जूट क्रॉप से फाइबर एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में दो चीज़ें हैं जिसे नोट कर सकते हैं। एक है रेटिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जूट स्टॉक्स को बंडल्स में एक साथ बांधा जाता है और एक टैंक में इसे डुबा दिया जाता है ताकि इसकी जो फाइबर्स हैं वो लूज हो जाए, वो सेपरेट हो जाए इसकी वुडी जो स्टॉक है बीच में उससे। और इसके अलावा वाटर जो है वो 60 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के डेप्थ में इस वाटर में इन बंडल्स को सीप करके रखा जाता है। रेटिंग के बाद जो स्टेप आती है वो है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में ये जो फाइबर्स हैं जो लूज हो चुके हैं वुडी स्टॉक से, इन्हें सेपरेट किया जाता है, पूरी तरीके से रिमूव किया जाता है स्टॉक से इन फाइबर्स को। इसी को कहते हैं स्ट्रिपिंग। इंडिया की जूट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को देखें तो इसमें आते हैं हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कई सारे मिल्स जो हैं वो अनइकोनॉमिक बन चुके हैं क्योंकि इक्विपमेंट्स जो हैं वो आउटडेटेड है, आउटमोडेड है, तो एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ऑफकोर्स वो कॉस्टली हो जाएंगे। स्टोरेज के लिए, रॉ जूट के स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इनफैक्ट रॉ जूट की जो सप्लाई है वो भी इनएडिक्वेट है, पावर सप्लाई की शॉर्टेज है। बांग्लादेश की जो जूट मिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है और उसने काफ़ी ज़्यादा मार्केट, इंडियन जूट गुड्स के मार्केट को भी काफ़ी ज़्यादा कैप्चर करके रखा हुआ है। जूट की सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स आ गई हैं, इनसे बैग्स बनते हैं और ऑफ कोर्स ये चीप भी हैं, तो इसीलिए जूट हैज़ बीन लूजिंग इट्स मार्केट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ था कि जो मेजर क्वालिटी जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, मतलब जो अभी बांग्लादेश है, और सबसे ज़्यादा जो जूट मिल्स थे वो इंडिया में रह गए। बांग्लादेश के पास गुड क्वालिटी जूट ग्रोइंग एरियाज अराउंड 82% एरिया वो बांग्लादेश के पास चले गए और इंडिया के पास जूट मिल्स रह गए 95%। तो ऑफकोर्स रॉ जूट की शॉर्टेज तो होगी ही, तो कई सारे मिल्स को इनफैक्ट क्लोज डाउन करना पड़ा था इसकी वजह से। इसके अलावा स्टिफ कंपटीशन है। बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है और लो यील्ड पर एकड़ है इंडिया में, लो क्वालिटी जूट प्रोड्यूस करती है इंडिया। बांग्लादेश की एवरेज यील्ड जो है 1.62 टन है पर हेक्टेयर, बट इंडिया की 1.3 टन पर हेक्टेयर ही है। चाइना और ताइवान की यील्ड तो और भी ज़्यादा है। आउटडेटेड मशीन्स, मिल्स तो बताया है कि 100-150 साल पुरानी मिल्स मशीन्स है, तो वो किस तरीके से क्वालिटी जूट को प्रोड्यूस कर पाएंगी। अभी मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ चुकी हैं। लो डिमांड भी है क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है जो इको फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। और कॉटन बैग्स, एक मिसकंसेप्शन है कि ज़्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जूट प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं है। पेंडेमिक की वजह से कई सारी मिल्स में और भी मतलब वो शट डाउन हो गई हैं। बहुत ज़्यादा डायर सिचुएशन है स्पेशली इन बंगाल। एनीहाउ तो गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंडेटरी यूज ऑफ जूट गुड्स इन केस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर, सीमेंट एंड इन फर्टिलाइजर्स में जूट बैग्स को यूज करना मैंडेटरी है। जूट पैकेजिंग एक्ट के तहत 100% फूड ग्रेन्स के लिए जूट बैग्स को यूज करना मैंडेटरी है और 20% शुगर के लिए इंडिया में जूट बैग्स को यूज करना मैंडेटरी है। इसके अलावा सिख जूट मिल्स जो और प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, वो सस्टेनेबल नहीं थी, उन्हें नेशनलाइज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है इनकी मैनेजमेंट करती है। जूट मिल्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए 2013 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ISAPM, इंसेंटिव स्कीम फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी। इसके अलावा 2015 में जूट आई केयर, विच स्टैंड्स फॉर जूट इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज, इसे भी लॉन्च किया गया। इसके तहत जो सर्टिफाइड सीड्स होती हैं बेटर क्वालिटी, इन्हें प्रोवाइड करवाया गया फार्मर्स को एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। इसके अलावा सोइंग के लिए और दूसरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं पूरे प्रोसेस को कल्टीवेशन के लिए, रेटिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए, ये सारी ही चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई ताकि रिटर्न्स जो हो वो जूट फार्मर्स को ज़्यादा मिले। इसके अलावा नेशनल जूट बोर्ड है जो इम्प्लीमेंट करती है कई सारी स्कीम्स ताकि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई हो सके, वर्कर्स के वेलफेयर हो। 2017 में एंटी डंपिंग ड्यूटी डाली गई जूट गुड्स के ऊपर ताकि बांग्लादेश और नेपाल जो है अपनी चीप
जो गुड्स है, जूट गुड्स है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस उसे इंडिया में डंप ना कर सके। मैंडेटरी करवाया है, ये तो डिस्कस किया ही है। और इसके अलावा कोलकाता के जूट कमिश्नर ऑफिस से ये डायरेक्शन गया कि सारे जो मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, प्रोसेसर्स, ट्रेडर्स हैं बैग्स के, जूट बैग्स के, उसमें मेड इन कंट्री ऑफ ओरिजिन होनी चाहिए कि कौन से कंट्री से ये आ रही है। कस्टम्स को भी ये डायरेक्शन है कि जो कोई अनरजिस्टर्ड इंपोर्टर ट्रेडर बाहर से जूट की अनब्रांडेड गुड्स को इंडिया में लाए, इंपोर्ट कर ले, ऐसा ना हो, इसके लिए स्ट्रिक्ट विजिलेंस की प्रोविजन है। अगली टॉपिक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। रिसेंटली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया। वर्कशॉप था फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया। एनी हाउ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एपेक्स बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है। 2004 के सुनामी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इसी एक्ट ने प्रोवाइड किया फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसके अलावा दूसरे मेंबर्स भी होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डिजास्टर ना हो इसके प्रिवेंशन के लिए एक कल्चर को प्रमोट करना, प्रिपेयर्डनेस, रेजिलियंस के कल्चर को प्रमोट करना हर एक लेवल पे, एंड दिस कैन बी डन थ्रू नॉलेज, इनोवेशन एंड एजुकेशन। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट को मेन स्ट्रीम में लाना और इसे कन्वर्ट करना इनटू डेवलपमेंटल प्लान। डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसीज को ले डाउन करना, कहीं पे कोई डिजास्टर ना हो इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना, डिजास्टर से जूझ सके इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, दैट इज डिजास्टर रिजिलियंट स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हो चुकी हैं ड्यू टू डिजास्टर्स उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करना, ये सारी ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मैंडेट में आता है। इसके अलावा रिलीफ एंड रिस्पांस में भी इसे काम करना पड़ता है ताकि वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके आफ्टर डिजास्टर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लोन असानी। रिसेंटली साइक्लोन असानी जो है ये बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट रीजन में डेवलप हुआ और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, उड़ीसा के पुरी में, एट्सेट्रा। साइक्लोन असानी जो है ये नाम जो है इट वाज सजेस्टेड बाय श्रीलंका। साइक्लोन हमें पता है कि एक लार्ज स्केल एयर मास जब एक लो प्रेशर सेंटर को घेरे हुए उसे रोटेट करता है तो उसी को कहते हैं साइक्लोन। साइक्लोन जो है इट इज अकम्पनीड बाय वायलेंट स्टॉर्म्स एंड बैड वेदर। ये जो एयर मास है लो प्रेशर के इर्द गिर्द ये जो रोटेट करता है, इसकी जो सर्कुलेशन है ये इसकी डायरेक्शन रहती है एंटी क्लॉकवाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और साइक्लोन्स दो तरीके के होते हैं, एक होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक होती है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स। तो ज्योग्राफी में इसे तो काफ़ी डिटेल में हमने देखा ही है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में डेवलप होती है और ये वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में इसकी ओरिजिनेट होती है ये। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमें पता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड्स, हेवी रेन इसमें होते हैं। और इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो थंडरस्टॉर्म्स होनी चाहिए, कूलर एयर, ऊपर नीचे वार्मर एयर और लाइट विंड्स होनी चाहिए। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो तो टेम्परेट एरियाज में होती है, हाई लैटिट्यूड एरियाज में, और वो पोलर रीजन्स में ओरिजिनेट करती है। कंडीशंस की बात करें कि कौन से कंडीशंस में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप करते हैं तो सी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो सफिशिएंटली वार्म होना चाहिए, हायर दैन 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल एटमॉस्फेयर है तो कैसे होगा साइक्लोन डेवलप। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए इन दी लोअर टू मिडिल लेवल्स ऑफ द ट्रोपोस्फियर के। हमें बताया जो लेवल्स होते हैं एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होते हैं उसकी, ट्रोपोस्फियर जो फर्स्ट लेयर है उसकी लोअर और मिडिल लेवल तक हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स हमें पता है कि जो
फोर्स होती है वो अर्थ के घूमने से, अर्थ को रोटेट करने से जो फोर्स डेवलप होती है, कोरियोलिस फोर्स, तो इनफ कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए ताकि जो लो प्रेशर सेंटर तैयार होती है वो सस्टेन हो सके। इसके अलावा एक लो वर्टिकल विंड शेयर होनी चाहिए। विंड शेयर यानी शॉर्ट डिस्टेंस में विंड की स्पीड या उसकी जो डायरेक्शन है उसमें जो चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस की वजह से विंड की एक ग्रेडियंट बनती है जो फ्लो करती है विंड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसकी जो ग्रेडियंट है दिस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड। इसी को कहते हैं, इसी ग्रेडियंट को कहते हैं विंड शेयर। एक होती है वर्टिकल विंड शेयर और एक होती है हॉरिजॉन्टल विंड शेयर। जब एटमॉस्फेयर में विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है विथ इंक्रीज इन हाइट, तो इससे तैयार होता है वर्टिकल विंड शेयर। लो वर्टिकल विंड शेयर मतलब लो हाइट से ही ये देयर इज चेंज इन विंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। तो दिस इज सूटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी यानी अगर एयर पार्सल वार्मर है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, तो वो जो वार्म एयर है वो लेस टेंस है सराउंडिंग से और इसीलिए वो राइज कर जाता है जस्ट लाइक अ हॉट एयर बलून, और यही अनस्टेबल एयर है। और एंड दिस हैज़ द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग थंडरस्टॉर्म्स अगर इसमें इनफ वाटर वेपर हो। लेकिन अगर एयर पार्सल कूल है, कोल्डर है इन कंपैरिजन टू इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो फिर वो एयर पार्सल डेंस है और वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट में सिंक करने लगेगा। जब ये सिंक करने लगता है तो मतलब वो स्टेबिलिटी को क्रिएट कर रहा है, स्टेबल है एयर और क्लियर स्काइज जो है वो तैयार होती हैं इससे। लेकिन वार्मर जब एयर पार्सल होती है तो इंस्टेबिलिटी आती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंस्टेबिलिटी, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हमें पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट नाम हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन कि वो कहाँ पे तैयार हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अटलांटिक ओशन में होते हैं तो हरिकेन्स, अगर साउथ ईस्ट एशियन ओशंस में होते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, पैसिफिक में होते हैं तो टाइफून्स और ऑस्ट्रेलिया के आसपास होते हैं तो विलीज। हाउ आर साइक्लोन्स नेम्ड, ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अगर किसी साइक्लोन की स्पीड 34 नॉटिकल माइल्स पर आवर से ज़्यादा है तभी ज़रूरत पड़ती है कि उस साइक्लोन को एक नाम असाइन किया जाए। इन द ईयर 2000 ये डिसाइड किया गया कि साइक्लोन को की नेमिंग की जाएंगी इन द रीजन। तो इसमें कुछ कंट्रीज़ के ग्रुप थे जिसमें थे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और फिर 2018 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इस बॉडी ने फिर इस कंट्री को, इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को एक्सपैंड किया। ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई एंड यमन भी है अभी इस ग्रुप में। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इस नेमिंग ऑफ साइक्लोन प्रोसेस में ये इन्वॉल्व रहती है। क्या होता है कि हर एक कंट्री एक सजेशन जो है वो भेजती है और उसके बाद जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पैनल है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम के लिस्ट को फाइनलाइज करती है और उसके बाद इस लिस्ट को सिक्वेंशियली फिर रखा जाता है, रोटेट किया जाता है हर साल, हर साल इन नाम को रोटेट किया जाता है। गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल या फिगर्स या पॉलिटिक्स इसमें नहीं रहना चाहिए, नाम में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, वो न्यूट्रल रहना चाहिए, अपॉलिटिकल। रिलीजियस बिलीव्स उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, किसी कोई कल्चर, कोई जेंडर इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए उस नाम से। नाम जो है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के सेंटिमेंट को हर्ट ना करता हो, इम्पॉर्टेंट है। वो कोई रूड या क्रूअल इन नेचर ना हो, शॉर्ट हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, कोई मेंबर इससे ऑफेंसिव ना फील करे, इस तरीके का नाम हो। मैक्सिमम लेंथ जो होगा नाम का वो 8 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा जब नाम प्रपोज किया जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन और वॉइस ओवर भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो नॉर्थ इंडियन ओशन में, इनके जो नाम है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। एक बार यूज़ हो गए तो बस हो गए, सीज उसके बाद। एंड इसीलिए नाम जो है वो नया होना चाहिए बिल्कुल। कुछ इम्पोर्टेंट रीसेंट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से अगर हम देखें कि वो क्या थे और कहाँ ओरिजिनेट हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल साइक्लोन जवाड़, ये 2021 में हुआ। ये बे ऑफ बंगाल में ही ये डिप्रेशन डेवलप किया था। साइक्लोन गुलाब, ये भी बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट किया था। साइक्लोन तौकते, ये 2021 में इमर्ज किया था फ्रॉम द अरेबियन सी। साइक्लोन यास, ये बे ऑफ बंगाल में ये फॉर्म हुआ था और उड़ीसा को इसने हिट किया था, बंगाल को हिट किया था इन मई 2021। फिर है साइक्लोन निसर्ग, ये अरेबियन सी में इमर्ज हुआ था। उसके बाद है साइक्लोन आम्फान, ये बे ऑफ बंगाल में इमर्ज हुआ था, उड़ीसा वेस्ट बंगाल को इसने अफेक्ट किया था। फिर है साइक्लोन क्यार। साइक्लोन क्यार जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ये डेवलप हुआ था अरेबियन सी में और फिर ये मूव कर गया था टुवर्ड्स द गल्फ ऑफ एडन फ्रॉम द इंडियन कोस्ट और इसने इंडिया के वेस्ट कोस्ट को हिट किया था, ओमान, यूएई, सोकोत्रा, सोमालिया, इन कंट्रीज़ को हिट किया था। साइक्लोन महा, ये एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था जिसने जो वीकेंड कर गया व्हेन इट अप्रोच द गुजरात कोस्ट। साइक्लोन महा जो है ये अरेबियन सी में ही इमर्ज किया था। साइक्लोन वायु भी इमर्ज किया था अरेबियन सी में। ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था जिसने डैमेज किया इन द स्टेट ऑफ गुजरात। साइक्लोन हिक्का, हिक्का जो है इट इमर्ज्ड फ्रॉम अरेबियन सी ओनली एंड इट हिट ओमान। 2019 में साइक्लोन हिक्का जो है ये इमर्ज किया अरेबियन सी से। तो अरेबियन सी से क्यार, महा, वायु, हिक्का, ये सारे अरेबियन सी में ही इमर्ज किए। साइक्लोन फनी जो है ये बे ऑफ बंगाल में इमर्ज की इसने और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, इन सब स्टेट्स को इसने अफेक्ट किया। इसके अलावा साइक्लोन बुलबुल, ये जो है ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म थी जिसने वेस्ट बंगाल को हिट किया, ये बे ऑफ बंगाल में ये इमर्ज हुआ। तो ये सारी कुछ रिसेंट इम्पोर्टेंट साइक्लोन्स थी और कहाँ ये इमर्ज हुई, इसकी एक लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 8 मई जो कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, 8 मई को यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स ने एक वेबिनार को एड्रेस किया दिल्ली में। इसका नाम था चैलेंजेस इन थैलेसीमिया 2022। थैलेसीमिया जो है ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी जो है अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन को तैयार करती है। हीमोग्लोबिन हमें पता है इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में। थैलेसीमिया की वजह से एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की, जिससे होता है एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी जो है उसमें इनफ नॉर्मल हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। थैलेसीमिया जो कंडीशन है ये इनहेरिटेड होती है, मतलब किसी भी एक पेरेंट जो है कोई भी एक वो कैरियर होता है इस डिसऑर्डर का। तो ये इसका कॉज क्या हो सकता है, आइदर जेनेटिक म्यूटेशन हो या फिर कोई एक सर्टेन जीन का डिलीट हो जाए। और जेनेटिक म्यूटेशन हमें पता है एक सडन चेंज जब होता है डीएनए में उसके बेस पेयर्स में, तो उससे उसी को कहते हैं म्यूटेशन। तो अगर जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो थैलेसीमिया होने की चांसेस रहती है। थैलेसीमिया माइनर जो है वो लेस सीरियस फॉर्म है इस डिसऑर्डर की। 2 तरीके के थैलेसीमिया होते हैं, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा ग्लोबिन जीन जो होता है उसकी म्यूटेशन हो जाए, उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाए, और दूसरी होती है बीटा थैलेसीमिया, इसमें बीटा ग्लोबिन जीन्स की को जो है वो अफेक्ट होते हैं। अब इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बोन डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, स्पेशली फेस में, डार्क यूरिन
डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सेसिव टायर्डनेस एंड फटीग और स्किन का येलो हो जाना, पेल हो जाना। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो कोई थैलेसेमिया से ग्रसित है वो उन्हें ये सिम्टम्स विजिबल हो। कभी कभी जो साइंस होते हैं इस डिसऑर्डर के वो काफ़ी लेट शो अप करते हैं। फॉर एग्जांपल एडोलेसेंट पीरियड में ये शो अप करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। कॉज की बात हमने जो देखी कि एक म्यूटेशन हो जाता है, इसमें अबनॉर्मलिटी इसी से होती है, जीन्स में म्यूटेशन होता है और इससे हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन जो है वो अफेक्टेड होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इससे प्रोड्यूस होता है। अगर एक पेरेंट कैरियर है थैलेसीमिया का तो थैलेसीमिया माइनर होने के चांसेस रहते हैं। थैलेसीमिया माइनर के सिम्टम्स भी माइनर होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल मतलब ऐसे सेल्स जिससे सभी सेल बॉडी के तैयार होते हैं, उन्हीं को कहते हैं स्टेम सेल्स। तो अगर स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, अगर कोई कंपैटिबल डोनर मिल जाए तो ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया का, एंड इट इज in fact the only treatment that can cure thalassemia. Moving to the next topic, MP LAD scheme, that is Member of Parliament Local Area Development Scheme. Recently Finance Ministry ने MP LAD scheme के रूल्स को रिवाइज करने का ऑर्डर दिया है। नए रूल्स को देखने से पहले समझते हैं क्या है ये स्कीम। MP LAD स्कीम जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही 100% फंडिंग करती है और इसे लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1993। इस स्कीम के तहत एमपीज जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंट डेवलपमेंटल वर्क्स को रेकमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड्स, इन सब से रिलेटेड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो इसकी रिकमेंडेशन एमपीज दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है एमपी लैड स्कीम की पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, फंड रिलीज के लिए और स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन ठीक ठाक हो रही है कि नहीं हो रही है इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। मैंडेट है कि एक साल की एमपी लैड फंड्स की 15% जो फंड है वो एलोकेट हो फॉर डेवलपमेंटल वर्क्स इन एरियाज दैट आर इनहैबिटेड बाय शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। सिमिलरली जिन एरियाज में शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है उनके लिए एमपी लैड फंड्स की 7.5% जो है वो इन जगहों पे डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए रेकमेंड करना एमपीज के लिए मैंडेटरी है। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो रेकमेंड कर सकते हैं डेवलपमेंटल वर्क्स विद इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो रेकमेंड कर सकते हैं डेवलपमेंटल वर्क विथ इन द स्टेट ऑफ इलेक्शन, जिस स्टेट से वो इलेक्ट होके आए हैं। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो देश के किसी भी एरिया में डेवलपमेंटल वर्क को रेकमेंड कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट रेकमेंड हो वो लोकल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल नीड्स को मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ड्यूरेबल एसेट्स को क्रिएट करना। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड एसेट्स हो सकता है। तो ये किस तरीके से काम करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक चॉइस ऑफ एरिया जो है एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को भी देना पड़ेगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है वहाँ पे एनुअल फंड्स की बात करें तो 5 करोड़ रुपए रिलीज की जाती है 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 2.5 करोड़ के 2 इंस्टॉलमेंट्स में 5 करोड़ की फंड को रिलीज की जाती है हर साल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ही की जाती है। एंड इसके बाद एमपी जो है वो डेवलपमेंटल वर्क को रेकमेंड कर सकते हैं अपने लेटर हेड में। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है यही आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी एजेंसी इम्प्लीमेंट करेगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, और उस पर्टिकुलर डेवलपमेंटल वर्क के टाइमली और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास ही है। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एमपी लैड स्कीम के रूल्स को रिवाइज करने का डिसीजन लिया है। अकॉर्डिंग टू दिस जो फंड एलोकेट किया जाता है एमपी लैड स्कीम के
तहत इससे जो इंटरेस्ट जनरेट होता है दैट विल बी डिपॉजिटेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जैसा कि पहले डिस्कस किया गया कि हर एक एमपी को 5 करोड़ रुपए एलोकेट होते हैं एनुअली अंडर दिस स्कीम। एमपी लैड स्कीम के अंदर जो फंड होता है उसे रिलीज किया जाता है टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। एमपीज के पास बस इतना पावर होता है कि वो डेवलपमेंटल वर्क को रेकमेंड करे। पेमेंट को रिलीज किया जाता है टू द डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद। तो जब ये फंड रहती है, इस फंड से जो इंटरेस्ट जनरेट होता है ये पहले एमपी लैड्स अकाउंट में ही ऐड हो जाता था, लेकिन अभी ये सिस्टम किया गया है कि ये जो इंटरेस्ट है इसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अब से ये डिपॉजिट होगा। तो इंटरेस्ट जो है ये पहले डेवलपमेंटल वर्क्स में ही इसे यूज किया जाया जाता था। अगली टॉपिक है सीएपीएफ या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया सीएपीएफ पुनर्वास। सीएपीएफ पुनर्वास बेसिकली एक पोर्टल है जो रिटायर्ड सीएपीएफ और असम राइफल्स पर्सोनेल को हेल्प करेगी कि वो प्राइवेट एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसीज में उन्हें रीएम्प्लॉयमेंट मिले। होम मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया है कि सीएपीएफ पर्सोनेल की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 इयर्स है। सीएपीएफ के अंदर इंडिया में 7 सिक्योरिटी फोर्सेस आते हैं एंड दे ऑल आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहली है असम राइफल्स। असम राइफल्स केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1835। उस टाइम पे इसको कहा जाता था काछार लेवी। ये बेसिकली जो ब्रिटिश टी एस्टेट्स है और उनके जो सेटलमेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए असम राइफल्स को एस्टैब्लिश किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ट्राइबल पीपल जो है वो आके यहाँ पे रेड करते थे। बेसिकली ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस करके उनकी सेटलमेंट्स को हटा के ही ब्रिटिश टी एस्टेट्स और अपनी सेटलमेंट्स को लगाती थी और इसी के अगेंस्ट ट्राइबल पीपल जो है ये आके रेड करते थे। एनी हाउ ये असम राइफल्स ने अपने रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स को ओपन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। ओवर टाइम ये मिलिट्री की एक आर्म भी बन गई। नेक्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीएसएफ। 1965 में बीएसएफ को एस्टैब्लिश किया गया था। इट इज बेसिकली अ पैरामिलिट्री फोर्स चार्ज्ड विथ गार्डिंग इंडियाज लैंड बॉर्डर्स। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बीएसएफ को एस्टैब्लिश किया गया था। बीएसएफ की एक एयर विंग है, एक मरीन विंग है, एक आर्टिलरी रेजिमेंट है और कमांडो यूनिट्स भी हैं। एट प्रेजेंट बीएसएफ जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज के नाम से टर्म किया गया है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसे 1969 में एस्टैब्लिश किया गया। इसका मैंडेट है सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू कंपनीज जो है उन्हें। लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो सीआईएसएफ अभी सिर्फ एक पीएसयू सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एंड अभी ये सिक्योरिटी एजेंसी के हिसाब से काम करती है जिसका मैंडेट है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशंस को भी, जैसे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, स्पेस बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस या उनकी जो सेटअप्स हैं वो हो गए, इन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सीआईएसएफ। नेक्स्ट है सीआरपीएफ या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1939 इटसेल्फ। तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। फिर इसके बाद 1949 में सीआरपीएफ जो है इसका नाम पड़ा बाय द एक्ट सीआरपीएफ एक्ट। सीआरपीएफ का मिशन है गवर्नमेंट को एनेबल करना कि रूल ऑफ लॉ, पब्लिक ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ताकि नेशनल इंटीग्रिटी बनी रहे, सोशल हार्मनी प्रमोट हो और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी भी अपहोल्ड हो। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज को ये मेंटेन करती है। नेक्स्ट है आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसे 1962 में एस्टैब्लिश किया गया और इसे बॉर्डर को गार्ड करने के लिए ही डिप्लॉय किया जाता है। लद्दाख के काराकोरम पास से लेके अरुणाचल के जलपला पास पूरे रीजन में से डिप्लॉय किया जाता है। ये पूरी जो एरिया है इंडो चाइना बॉर्डर यहाँ पे ही डिप्लॉयड रहती है। इट कवर्स अराउंड 3488 किलोमीटर्स। इंडो चाइना बॉर्डर के वेस्टर्न, मिडिल, ईस्टर्न तीनों सेक्टर्स में ही आईटीबीपी जो है वो डिप्लॉयड रहती है। आईटीबीपी जो है ये स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है जिसमें मोस्ट ऑफ द जो ऑफिसर्स है दे आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड माउंटेनियर्स एंड स्कीयर्स।
ITBP जो है ये नेशनल डिजास्टर्स के फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, तो इन्होंने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस चलाए हैं कंट्री में डिफरेंट सिचुएशंस में कई बार। अगली है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या NSG। ये एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है जिसे 1984 में एस्टैब्लिश किया गया आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार। गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन, इन सब के बाद NSG को एस्टैब्लिश किया गया टू कॉम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। NSG जो है इट फॉर्मली केम इनटू बीइंग इन द ईयर 1986 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है SSB, सशस्त्र सीमा बल। SSB का पहले नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, फिर उसे रीनेम किया गया है सशस्त्र सीमा बल। ये 1962 में इसे पहले कंसीव किया गया और फिर इवेंचुअली 1963 में इसे फॉर्म किया गया। ऑब्जेक्टिव है टोटल सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस इन द रिमोट बॉर्डर एरियाज और परफॉर्मिंग अ स्टे बिहाइंड रोल इन द इवेंट ऑफ वॉर। वॉर होता है तो फ्रंट लाइन में नहीं, बैक से स्टे बिहाइंड रह के वॉर को रिमोट एरियाज के बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, यही ऑब्जेक्टिव है SSB की। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसनिस्ट्रिया। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसा रिस्क है कि कुछ और प्लेसेस भी इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग हो जाए, जिसमें से एक है ट्रांसनिस्ट्रिया। यहाँ पे रेड कलर का जो शेडेड रीजन है ये है ट्रांसनिस्ट्रिया। ये मोल्डोवा के वेस्ट में और यूक्रेन के ईस्ट में जो एरिया है वहाँ पे ये स्थित है। ट्रांसनिस्ट्रिया जो है ये वैसे एक अनरिकग्नाइज्ड ब्रेक अवे स्टेट है और इंटरनेशनली इसे मोल्डोवा के ही पार्ट माना जाता है। एक्चुअली 1991 में जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ उस टाइम पे मोल्डोवा के साथ ट्रांसनिस्ट्रिया ने भी अलग से खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। 92 में मोल्डोवा के ट्रुप्स ने ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन को टेक ओवर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इस समय रशियन सोल्जर्स थे, उन्होंने मिलके इस टेक ओवर को रेजिस्ट किया और तब से ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन जो है इट रिमेन्ड फ्री ऑफ मोल्डोवन कंट्रोल। और सभी जो डिफरेंट कंट्रीज है लेकिन अभी भी ट्रांसनिस्ट्रिया को मोल्डोवा का ही पार्ट कंसिडर करते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया की जो लार्जेस्ट सिटी है और कैपिटल है वो है तिरास्पोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज शिगेला। अभी रिसेंटली केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया कि शिगेला बैक्टीरिया की वजह से कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से एक 16 साल की लड़की की जान चली गई और 30 और लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उन्होंने शवारमा खाया था जिसमें कुछ वेजिटेबल्स थे कटे हुए और वहीं से शिगेला बैक्टीरिया उनके बॉडी में गया। शिगेला जो है ये एक ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग नॉन मोटाइल रॉड शेपेड बैक्टीरिया है जो इकोलाई बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है जेनेटिकली। ग्राम नेगेटिव तो हमें पता है कि 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो उसका यूज करके ये ATP एनर्जी बना लेते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो विदाउट ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये बैक्टीरिया जो है वो ATP एनर्जी की प्रोड्यूस कर लेते हैं। एंटेरोबैक्टर फैमिली से शिगेला बिलोंग करता है और ये पाया जाता है इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड गोरिल्लाज। शिगेला जो है वो डिजीज कॉज करता है इन प्राइमेट्स, लेकिन जो दूसरे मैमल्स हैं वहाँ पे ये डिजीज कॉज नहीं करता। शिगेला से टिपिकली इन्फेक्शन होता है जिससे डिसेंट्री होती है। इसके अलावा अगर स्प्रेड की बात करें तो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है बहुत ही जल्दी, इजीली स्प्रेड होने लगता है। ये एक फूड और वाटरबोर्न इन्फेक्शन है, इसीलिए अगर कोई कंटामिनेटेड फूड या अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो केरला के केस में हुआ कंज्यूम करता है तो शिगेला इन्फेक्शन या शिगेलोसिस होने की चांसेस है। इसमें डायरिया, स्टमक पेन, फीवर ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। प्रेवलेंस की बात करें तो शिगेलोसिस जो है वो बहुत कॉमन इन्फेक्शन नहीं है। 100 केसेस में 1 केस ऐसा हो सकता है जिसमें शिगेलोसिस हुआ है। शिगेला बैक्टीरिया जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है उसके 4 टाइप्स है। एक है
शिगेला सोनेई, फिर है शिगेला फ्लेक्सनरी, शिगेला बॉयडी एंड शिगेला डिसेंट्री। ये जो फोर्थ टाइप है शिगेला डिसेंट्री, इसी से सीवियर डिजीजेस होते हैं ह्यूमन बींग्स में बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन इट प्रोड्यूसेस। अगली टॉपिक है मिशन अमृत सरोवर। अभी रिसेंटली एक मीटिंग रखी गई ये रिव्यू करने के लिए कि मिशन अमृत सरोवर में कितनी प्रोग्रेस हुई है। अभी रिसेंटली अप्रैल 2022 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिशन अमृत सरोवर को लॉन्च किया। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है वाटर कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर। इस मिशन का एम है कि देश की हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज को डेवलप करना और रिजुविनेट करना। मिशन अमृत सरोवर इज अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज आजादी का अमृत महोत्सव। इस मिशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। इनमें आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस। इस मिशन में कई सारे स्कीम्स के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके सब स्कीम्स जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, हर खेत को पानी, ये सारी जो स्कीम्स है, इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जो डिफरेंट स्कीम्स है इसके ऊपर रीफोकस किया जाएगा। मिशन अमृत सरोवर में सिटीजन्स, नॉन गवर्नमेंट रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जाएगा और ये मिशन 2023 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाने की बात है। बाई 2023 50,000 अमृत सरोवर ऐसे कंस्ट्रक्ट होने की बात है पूरी कंट्री में। पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है इट इज द मेन फोकल पॉइंट ऑफ दिस मिशन। लोकल जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जो फैमिलीज हैं, मार्टियर्स के फैमिलीज, फिर पद्मश्री अवॉर्डी, लोकल जो सिटीजन्स हैं लोकल एरिया के, वो एंगेज रहेंगे हर एक स्टेज में जब अमृत सरोवर की कंस्ट्रक्शन हो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। अगली टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन या UNCCD। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी वो अबिजान पहुंचे कोटडी आइवरी में टू अटेंड दी COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15th मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। UNCCD को 1994 में एस्टैब्लिश किया गया। इसका एम है लैंड को प्रोटेक्ट करना, लैंड को रिस्टोर करना इन अ सेफ, जस्ट एंड सस्टेनेबल मैनर। डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट्स के इफेक्ट को एड्रेस करने के लिए UNCCD को बनाया गया। ये एकमात्र एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। डेजर्टिफिकेशन यानी लैंड डिग्रेडेशन, एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरियाज में, जिसे कलेक्टिवली ड्राई लैंड्स भी कहते हैं, जब लैंड डिग्रेडेशन होता है ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं, क्लाइमेटिक वेरिएशंस भी हैं, तो इसी फिनोमिनन को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। 196 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन पार्टीज हैं इस UNCCD की। कन्वेंशन जो है वो 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक मल्टीलैटरल कमिटमेंट है, सभी कंट्रीज एक साथ कमिट किए हैं कि लैंड डिग्रेडेशन को मिटिगेट करेंगे, इसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करेंगे, लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे टू प्रोवाइड फूड, वाटर, शेल्टर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल। ये कन्वेंशन जो है ये गवर्नमेंट, साइंटिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटी सबको एक साथ यूनाइट करती है अराउंड अ शेयर्ड विजन टू रिस्टोर एंड मैनेज द वर्ल्ड्स लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए और फ्यूचर जनरेशंस की प्रॉस्पेरिटी को मेक श्योर करने के लिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो भी कंट्रीज हैं इनको मिलके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय दिस कन्वेंशन एज इट्स मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी। सभी कंट्रीज लैंड डिग्रेडेशन को एड्रेस करने के लिए कुछ कमिटमेंट्स की हैं, इसी को कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कमिटमेंट्स। तो कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं इसका ये मैंडेट है कि ये हर पार्टी सबमिट जो करेगी रिपोर्ट कि हम कितना लैंड को प्रोटेक्ट कर पाए हैं, कितने लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स कर पाए हैं, इस रिपोर्ट को रिव्यू करेगी और फिर इन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड कुछ रिकमेंडेशंस भी देगी। 2001 से ही UNCCD की कॉप सेशंस होती आई है, हर 2 साल में एक बार, बाई एनुअली। तो अभी टोटल 14 सेशंस हुए हैं।
2019 में यूएनसीसीडी की जो 14th कॉप सेशन है, इसे इंडिया ने ही होस्ट किया था न्यू दिल्ली में, और इंडिया ही अभी यूएनसीसीडी का प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट, और इसके पहले चाइना था। कॉप 14 सेशन में इंडिया ने ये कमिटमेंट किया कि हम जो लैंड डिग्रेडेशन स्टेटस को इसको रिस्टोर करेंगे। पहले कमिटमेंट था 21 मिलियन हेक्टेयर्स का, अभी कमिटमेंट है 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को जो डिग्रेडेड है उसे हम रिस्टोर करेंगे। अभी 9 मई से 20 मई के बीच में यूएनसीसीडी की जो 15th कॉप सेशन है ये होने वाली है। यहाँ पे गवर्नमेंट लीडर्स, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और बाकी सारे की स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे। कॉप 14 में पहली बार एक इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप को एस्टैब्लिश किया गया था फॉर इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। दिस वाज फॉर एड्रेसिंग ड्रॉट अंडर द यूएनसीसीडी। अभी इसी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है इसे प्रिपेयर की गई है और इसी को डिस्कस किया जाएगा कॉप 15 में। इसके अलावा लैंड को रिस्टोर करने के लिए जो दूसरे एनेबलर्स हैं, फॉर एग्जांपल लैंड राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, यूथ एम्पावरमेंट, ये सब जो आइटम्स है इन्हें भी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में रखा जाएगा इन कॉप 15। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना इम्पोर्टेंट है। इसरो की जो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस है उसके अनुसार 2018-19 में 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स की लैंड इंडिया की, विच इज अराउंड 29.7% ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, दिस अंडरवेंट लैंड डिग्रेडेशन 2018-19 में। फाइनली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताना है कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स। नंबर 1, एज पर द 20th livestock census, Uttar Pradesh emerged as the state with the largest number of cattle in 2019. Number 2, as per the 20th livestock census, backyard poultry has increased by around 4.6% and commercial poultry by 46%. Number 3, AUKUS is a new trilateral security partnership for the Indo-Pacific between Australia, UK and US. Number 4, under the Jute Packaging Act, currently 100% of food grains and 100% of sugar is mandated to be packaged in jute bags. Number 5, the National Disaster Management Authority consists of a chairperson, that is the Prime Minister, and other members not exceeding 15. Number 6, Members of Parliament Local Area Development Scheme, MP-LADS, is a central sector scheme that allows the MPs to recommend developmental work such as drinking water, education, public health, sanitation, roads, etc. in their constituencies. Ministry of Rural Development is responsible for the policy formulation, release of funds and monitoring of the implementation of the MP-LADS scheme. Number 7, the Central Reserve Police Force came into existence as Crown Representatives Police in 1939. It became the CRPF on the enactment of the CRPF Act in 1949. Number 8, shigellosis is a food and waterborne infection caused by the protozoa Shigella, and it can happen when someone consumes contaminated food, unwashed fruit or vegetables. Number 9, Mission Amrit Sarovar is aimed at developing and rejuvenating 75 water bodies in each aspirational district of the country as a part of the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Number 10, in COP 14, India raised its ambition of the total area that would be restored from its land degradation status from 21 million hectares to 26 million hectares between now and 2030. With this we come to an end of this session. आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you.